नमस्ते। नॉलेज वाला बैक बेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी, हमने क्लाइमेटोलॉजी की। हमने पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, फिर इस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हमने हीट बजट पढ़ा। ऐसे ही हम फर्दर ऑन प्रोसीड करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है और स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये मैं समझाऊंगा। कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है कि एटमॉस्फेयर कैसे कंपोज हुआ है, बना कैसे, उसकी बनावट कैसी है, उसमें क्या चीज़ें हैं जो मिलके एटमॉस्फेयर बना रही है, ये कॉम्पोजिशन का मतलब है। और स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर वो चीज़ें बना रही हैं, कंपोज जो एटमॉस्फेयर हो रहा है उसका स्ट्रक्चर मेनली कैसे स्ट्रक्चराइज किया गया है उसको, कि किसी जगह कुछ डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, किसी जगह डेंसिटी कम हो गई है, किसी जगह टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, किसी जगह टेम्परेचर कम हो रहा है। कोई लेयर कुछ अलग फंक्शन कर रही है किसी चीज़ के लिए और कोई लेयर कुछ अलग फंक्शन कर रही है। ऐसे हम स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन की बात करें, हमारा एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे जैसे ये अर्थ है, हमें ये अर्थ दिख रही है अपनी, ठीक है। अब इस अर्थ के ऊपर जो जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को कंपोज कर रहा है, ठीक है। और यही स्ट्रेटिफाइड है चीज़ें। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ के साथ रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैस होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो सारे इनके साथ बंधे होते हैं, या आयन्स होते हैं, वो सब बने हैं ग्रेविटेशनल से, जिस वजह से ये साथ में रोटेट करते हैं। अब ठीक है, हमने ये पता किया। उसके बाद अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। कॉम्पोजिशन में सबसे पहले अगर हम पहली बात करें तो पहली रहती है गैसेस, ठीक है। गैसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे? जैसे हम एक अगर एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेन एक गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जैसे इंसोलेशन आ रहा है ना अर्थ पे, इंसोलेशन आते वक्त, जब इंसोलेशन हो रहा है उस वक्त, आते वक्त वो एज ए ट्रांसपेरेंट काम करेगा। जब ट्रांसपेरेंट काम किया तो हीट अंदर धरती पर आई, सरफेस पे आ गई। जब धरती पर सरफेस पे हीट आ गई, ठीक है, लेकिन जब वो वापस जाने की कोशिश करेगी इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में, जब वो जाने की कोशिश करेगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक एज ए लेयर काम करेगी, एज ए लेयर। और लेयर वो कौन सी होगी? वो ओपेक लेयर होगी। ओपेक लेयर कौन सी लेयर होती है? जो कि पास ना करने दे। और जब हीट आ रही है लेकिन जा नहीं रही, तो क्या होता है? हीट एकमुलेट हो जाती है एक ही जगह पर। जब हीट एकमुलेट हो जाती है एक जगह पर तो उसमें एक इफेक्ट होता है, इफेक्ट हो जाता है उसमें, और उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने काफ़ी सुना होगा इस वर्ड के बारे में। तो इसको कहते हैं अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता कैसे है? अब जैसे ये तो एक फिनोमिना हो गया। अब इसमें क्या होता है, और भी हीट्स होती हैं, वो और ऐड ऑन हो जाती है। कैसे ऐड ऑन हो जाती है? जैसे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमारी वो जो गर्म हवा आती है वो ऊपर जाती है, जिस वजह से वो जो एयर में मिक्स हो जाती है हीट। जब एयर में मिक्स हो जाती है, वो एयर का भी टेम्परेचर इतना बढ़ा देती है। जब वो आगे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो इंसुलेशन की वजह से इतना हीट बढ़ रहा है, और हम फॉसिल फ्यूल जला के उसमें और ज़्यादा टेम्परेचर इंड्यूस कर रहे हैं, जिस वजह से और टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिस वजह से ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ता ही जाता है। जब वो बढ़ता जाता है ना, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देता है, ठीक है। गैसेस का ये रोल रहता है कि मैं ऐसे साथ साथ में बताता चाह रहा हूँ आपको। अब जैसे एक अगर और लेके चलें तो एक है ओजोन लेयर। आपने सुना ही होगा नाम इसका। आज मैं बताता हूँ क्या होता है। ये ओजोन लेयर है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। ना करते 10 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में रहती है। तो ये क्या करती है ओजोन लेयर हमारा एज ए फ़िल्टर काम करती है। पानी की फ़िल्टर देखे, जैसे गंदा पानी होता है, वो फ़िल्टर के थ्रू में से जाएगा तो गंदगी पीछे रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। वैसे ही ओजोन फ़िल्टर कैसे करता है कि जैसे इंसुलेशन आता है, इंसुलेशन के साथ साथ हमारे पास एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, सब कुछ आता है।
लेकिन ओजोन एक स्पेसिफिक ऐसा फिल्टर है जो कि सिर्फ यूवी रेस को फिल्टर करता है। मतलब यूवी रेस को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारी धरती पर हमारी स्किन पे ना गिरने देता है। वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो प्रिवेंट कर देता है सरफेस पर रीच करने के लिए, जिसकी वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर यूवी रेस वो क्रॉस करके ओजोन को क्रॉस करके अगर हमारी अर्थ सरफेस पे आ जाए तो हमारी स्किन में बड़े ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो गलत हो सकती है, डिजीज़ हो सकते हैं यूवी रेस की वजह से। तो ओजोन लेयर एज ए फ़िल्टर काम करता है। क्या क्या किसको फिल्टर आउट करता है? यूवी रेस को। ठीक है, यूवी रेस को फिल्टर आउट करता है, याद रखना। अब तीसरा, अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा हमारे पास पॉइंट है। तीसरा ये तो चलो गैसेस में हो गया, ठीक है, ये एक में ही हो गया पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या चीज़ है? वाटर वेपर्स होते हैं कि जैसे एक पानी है, पानी का इवेपोरेशन हुआ। पानी का इवेपोरेशन ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा समुद्र ही पूरा उठ गया ऊपर, ऐसा तो नहीं होगा। अब वेपोरेशन की होने की वजह से वो छोटे छोटे कण उठाएगा। कैसे कण उठेंगे? वो लिक्विड जैसे वो गैसेस में चेंज होंगे तो वो छोटे छोटे वेपर्स में होंगे, और वो जो वेपर्स ऊपर उठेंगे वो ऊपर जाके जब एटमॉस्फेयर में जाएंगे वो वाटर वेपर्स की तरह फैल जाएंगे सारी जगह, वो वाटर्स के वेपर्स हो गए। ठीक है, अब क्या करता है, जैसे इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन पे होने पर सबसे ज़्यादा हीट रहती है लैंड पे, नीचे सबसे ज़्यादा हीट रहेगी नीचे, और जैसे ऊपर ऊपर जाते जाओगे वैसे हीट कम होते जाएगी। क्यों हीट कम हो जाती है? जैसे आपने देखा होगा मनाली कहीं जाते होंगे या आगे पीछे कोई पहाड़ी इलाके में जाते होंगे, जब हायर ऑल्टीट्यूड में जाओगे वहाँ पे हीट कम होती है, वहाँ पे ठंडा इलाका होता है। जब ठंडा इलाका होगा तो वहाँ पे वेपोरेशन भी कम होगा, और जहाँ गर्म होगा वहाँ पे वेपोरेशन ज़्यादा होगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, वैसे वैसे वाटर वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन नीचे गिरती है। समझ गए? जैसे मतलब अगर नीचे सरफेस से शुरू करें, सरफेस पे जो वाटर वेपर का सबसे ज़्यादा मात्रा होगी, सबसे ज़्यादा मात्रा होगी। जैसे ऊपर जाएंगे फिर कम होती जाएगी, उससे ऊपर जाएंगे और कम होती जाएगी, ऊपर उससे जाएंगे तो और कम होती जाएगी। ऐसे वाटर वेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे। ठीक है, अब क्या रहता है, अब जैसे वाटर वेपर्स ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल्टीट्यूडली ही इससे वेरी करते हैं। वाटर वेपर्स जो है हमारे लॉन्ग मतलब लैटिट्यूडली भी वेरी करते हैं। जैसे एक एरिया, सामान एरिया है हमारा, जैसे हम मान ही लेते हैं कोई एरिया है जो वेट है, ज़्यादा वार्म है, और कोई ड्राई है, ज़्यादा कूल है। जैसे एक ही प्लेन एरिया में भी हो सकता है। तो जो ज़्यादा वेट और ज़्यादा वार्म होगा ना, वहाँ पे वाटर वेपर्स की जो ज़्यादा टेंडेंसी वो ज़्यादा होगी। वो करीब अगर हम मेजर करें एनसीईआरटी के थ्रू 4% तक भी हो सकती है। किसकी? वाटर वेपर्स की रेशो एयर में टू द वॉल्यूम में। समझ? तो वैसे ही अगर ड्राई की बात करें तो वो लेस देन 1% भी हो सकती है वाटर वेपर की मात्रा एज पर जितनी एयर की वॉल्यूम में। ठीक है, अब जो वाटर वेपर्स मैंने आपको बताया कि कैसे डिक्रीज़ करता है ऑल्टीट्यूड के साथ, अब वो लेटीट्यूड के साथ कैसे डिक्रीज़ करता है। अब जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे हीट ज़्यादा है, इक्वेटर में हीट ज़्यादा होगी, ज़्यादा की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब इक्वेटर में तो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे, ये तो पता लग गया हमें। अब पोल्स है, पोल्स के ऊपर ज़्यादा हीट पड़ती नहीं, वहाँ पे स्नो रहती है। अब जब स्नो रहेगी, हीट नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे, तो ऑब्वियसली वाटर वेपर्स कम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं वो अगर हम इक्वेटर से पोल तक जाएं तो वो क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, इस तरफ मैं बोल रहा हूँ डिक्रीज़ करेगा, मतलब इक्वेटर में मैक्स होगा और पोल में मिनिमम होंगे। ठीक है, अभी कॉम्पोजिशन करते हुए वाटर वेपर्स पढ़े हमने। और अगर हम एक और बात बताऊँ वाटर वेपर्स की, तो वाटर वेपर्स जो है ना सबसे मेन करता है वो हमारी एयर जो होती है ना, एयर में स्टेबिलिटी या और इंस्टेबिलिटी, जो भी एयर में स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी होती है वो वाटर वेपर्स के थ्रू ही होती है। ठीक है, इसके मैंने फैक्टर्स बताए कैसे इसकी वजह से हमारा क्या बोलते टेम्परेचर आगे पीछे होता है, कैसे हमारा जो क्या बोलते वाटर वेपर्स की मात्रा कहाँ कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, कैसे वेरी करती है। और एक अगर बात करूँ तो वाटर वेपर्स जो है
वो एज अ ब्लैंकेट काम करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। कैसे, कौन सा ब्लैंकेट काम करते हैं अब ये भी देखना है। ब्लैंकेट कौन सा काम करता है कि ये इस वजह से ना वाटर वेपर्स में ना टेंडेंसी बड़ी ज़्यादा होती है कि वो हीट एब्जॉर्ब कर लें, है ना। तो जिस वजह से हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से, जैसे हमने पुराने वीडियो में बताया मैंने आपको, हीट एब्जॉर्ब करेंगे ना जब वो, फिर वो धीरे धीरे छोड़ेंगे, जिस वजह से ना ज़्यादा कोल्ड होगी वहाँ पे एटमॉस्फेयर, जहाँ वहाँ पे मतलब कंडीशन ना ज़्यादा टू कोल्ड होगी ना टू हॉट होगी। ठीक है, ये भी समझ आ गया हमें वाटर वेपर्स का। अब जो तीसरा है, ये सेकंड है, और हमारा तीसरा जो है वो तीसरा हम बोलते हैं डस्ट पार्टिकल। ठीक है, हमारी तीन चीज़ें आ गई, गैसेस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। यही मेन तीन पार्टिकल्स हैं जो कि हमारा कंपोज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। अब डस्ट पार्टिकल क्या है? अब जो डस्ट पार्टिकल है ना, वो डस्ट पार्टिकल में ना थोड़ा वेट होता है, क्योंकि वो डस्ट है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जिस वजह से वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम कहाँ पाए जाएंगे? लोअर लेयर्स में, लोअर स्ट्रेटा में या लोअर लेयर्स में पाए जाएंगे, नीचे नीचे पाए जाएंगे। ऊपर वो ऊपर भी पाए जाएंगे, लेकिन ऊपर कब पाए जाएंगे? जब कन्वेक्शनल करंट उठेंगे, और कन्वेक्शनल करंट जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो उतना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल ऊपर उठा के लेके जाएंगे। अब कन्वेक्शनल करंट क्या चीज़ थी? कन्वेक्शनल करंट के लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हो मेरा, कन्वेक्शन करंट क्या है। कन्वेक्शनल करंट में क्या रहती है, जो हीट, अब मैं थोड़ा सा बता दूं तो, हीट जब ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो नीचे की एयर होती है वो वार्म हो जाती है। जब नीचे की एयर वार्म हो जाती है तो उसमें क्या बोलते हैं, वार्म होने से वो काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से जो एयर है वो ऊपर को उठती है। जो वो ऊपर को उठती है, इसके साथ साथ एयर अपने साथ साथ डस्ट पार्टिकल की भी लेके जाती है और वाटर वेपर्स भी लेके जाती है। और ये एयर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मतलब कन्वेक्शनल करंट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो क्यों स्ट्रांग होगा? जितनी ज़्यादा हीट होगी, जितनी ज़्यादा हीट उतनी ज़्यादा कन्वेक्शनल करंट, जब उतना ज़्यादा होगा उस वजह से वो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल भी ऊपर लेके जा सकता है, ग्रेटर हाइट्स तक। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं डस्ट पार्टिकल का, दूसरा पॉइंट होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो मैक्सिमम अगर हमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हीट हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा हीट होता है ट्रॉपिकल रीजन पे, ट्रॉपिकल इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर पे हम सोचते हैं बड़ी ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे हीट ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन फैक्टर क्या रहता है, इक्वेटर पे हीट तो ज़्यादा है ही है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बारिश भी तो बहुत हो रही है। कंडेंसेशन कितना ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, बारिश होने की वजह से वो जो हीट हो रही है वो उसको रिपेल कर रही है, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, जिस वजह से हीट उतनी पीक में नहीं पहुँच पा रही जितनी हीट हमारी सब ट्रॉपिकल रीजन पे पहुँच पाती है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल पे रेन भी कम है और हीट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। लेकिन अब देखो, अब सब ट्रॉपिकल भी ऐसा रीजन है, और एक रीजन और है, और कौन सा रीजन है? टेम्परेट रीजन, जिसको एक ही सब ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट रीजन आता है। ये दो रीजन मेन ऐसे रीजन है जो ज़्यादा हॉट होते हैं, और इन्हीं रीजन पर जो डस्ट पार्टिकल हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि हीट ज़्यादा रहती है, कन्वेक्शन करंट ज़्यादा उठते हैं तो पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा फैलते हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, ये डस्ट पार्टिकल्स ये ना हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। सर ये क्या, कौन सा गंदा सा वर्ड डाल दिया इतना बड़ा? हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल, सिंपल सी बात है, हाइग्रोस्कोपिकल पार्टिकल वो होते हैं कि जिनमें टेंडेंसी होती है कि अपने वाटर को आगे पीछे स्टिक कर लें। जब वो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या करते हैं, अपने आप को वाटर वेपर्स के साथ स्टिक कर लेते हैं, जब वो पानी के, जैसे ये डस्ट पार्टिकल है उसमें पानी अटैच हो गया, पानी अटैच हो रहा है इसके साथ, होते ये एक ना क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब वो पानी से भरा हुआ डस्ट पार्टिकल, साथ में वाटर वेपर, साथ में पानी से भर के एक क्लाउड बनता है, और जब क्लाउड का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आने पर वो बारिश कर देता है। ये इतना क्लाउड का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें डस्ट पार्टिकल मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक काम कर रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ऐसे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पानी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस वजह से पानी से अट्रैक्ट करके एक बड़ा सा लार्ज बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाउड बन गया। ठीक है, ये हमारे कॉम्पोजिशन की बात होगी। कॉम्पोजिशन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम
ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ऐसे, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। थैंक यू।